अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। अक्लमंद लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से ये बात बेहतर है कि आप अहले इल्म के साथ कुछ वक़्त गुजारें, और एक अहले इल्म फ़र्द के साथ 1 घंटा गुजारना 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि आप खुद ठोकरें खाने की बजाय अगर बुजुर्गों के तजर्बात से सीखेंगे तो ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ठोकरों से बच जाएंगे। इसी बात के पेश नज़र आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो राना अब्दुल हमीद खान साहब, जो अहले इल्म भी हैं और ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा उन्होंने जिद्दोजहद करते हुए गुजारा है। तो सबसे पहले मोहतरम राना अब्दुल हमीद खान साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त से आज हमें चंद लम्हात अनायत फरमाए। तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना मुकम्मल तारुफ वो ज़रा हमारे सामने रख दें ताकि सामीन को आपका तारुफ हासिल हो सके। सबसे पहली बात यह कि हमारा वतन था जी, लाहौर से आगे अमृतसर है, उससे आगे हमारी स्टेट है जहाँ के हम रहसी हैं। उस स्टेट का नाम कपूरथला, और उसी से मियाँ तफैल मोहम्मद साहब का ताल्लुक है। कपूरथला में ये उस वक्त वकालत कर रहे थे, तो रहायश भी इनकी कपूरथला स्टेट की है। एक साहब थे मिस्त्री मोहम्मद सदीक, मियाँ साहब भी उन 75 आदमियों में हैं पहले, और वो मिस्त्री मोहम्मद सदीक भी वो हमारे शहर के थे जहां मैं पढ़ा हूं, सुल्तानपुर लोधी। ये तहसील थी कपूरथला स्टेट की, जिला कोई नहीं था, छोटी स्टेट थी। एक साहब जो गलती से उनको लाहौर उनकी रहायश लिखी हुई है वो हैं फकीर हुसैन साहब। वो आपके नाज़िम मारियात रहे हैं बहुत अरसा। इस्लामिया कॉलेज में जब ये पढ़ते थे तो मौलाना मौदूदी ने वहाँ चंद लेक्चर दिए थे, ये मुतासर हो गए। तो फिर जब जमात जिस दिन बनी वो भी वहाँ हाजिर थे। वो चूंकि लाहौर में सर्विस कर रहे थे, लाहौर की रहायश उनकी लिखी हुई है उन 75 आदमियों में, वो जो लिस्ट लगी हुई है, लेकिन दरअसल वो हमारे शहर के हैं। मैं उनके भाइयों को भी जानता हूँ। फकीर हुसैन उनसे छोटे थे, मोहम्मद हुसैन वो मेरे भाई के क्लास फेलो थे। सबसे छोटे थे आशिक हुसैन, वो मेरे क्लास फेलो थे, ये इनके छोटे भाई थे। फिर वो उनके पास ही आ गए थे यहाँ लाहौर हिजरत करके। तो उस स्टेट में तहसील सुल्तानपुर के अंदर हमारा गांव था बूसोवाल। ये राजपूतों का गांव था, यानी काश्तकार जमींदार राजपूत थे। 3 नंबरदार थे, एक जैलदार था। जैलदारी होती थी 15-20 गांव में एक जैलदार होता था, वो हमारे चक में था। हमारे जिला अपना गांव में प्राइमरी स्कूल भी था। प्राइमरी स्कूल भी 10-15 गांव में एक होता था, वो भी हमारे प्राइमरी था, हमने वहीं प्राइमरी की। तो मेरे वालिद साहब भी पटवारी थे और सबसे पढ़े लिखे गांव में वही थे। जैलदार बिल्कुल अनपढ़ था, बाकी दूसरे नंबरदार भी अनपढ़, ये भी नंबरदार थे। तो जब ये पटवारी हो गए तो फिर अपने भाई को इन्होंने सरबराही दे दी। ये लड़का है ना, इसका परदादा सिकंदर खां, उसको सरबराही दे दी नंबरदारी की। नंबरदारी अमलन वो करता था और आप पटवारी थे। सबसे पहले पटवार इन्होंने की बलोचिस्तान में, यहाँ बैन था नौकरी पर। 1900 तकरीबन 16-17 की बात है। ये जंग अजीम अव्वल उस वक्त लगी हुई थी। जंग अजीम अव्वल 1914 से 18 तक रही, जो हमने नहीं देखी, मेरी पैदाइश बाद की है।
तो मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 92 साल है। 1933 16 जुलाई 1933 को मैं पूरा 92 साल का हो जाऊंगा। तो हम 4 भाई थे। पहला बड़ा भाई प्राइमरी पास की, उससे आगे नहीं पढ़ा, फिर वो जिम्मेदारी में लग गया। उनसे छोटा चौधरी अब्दुल हक, इन्होंने मैट्रिक किया 1945 में। मैट्रिक करने के बाद इन्होंने पटवार सीख ली अब्बा जी से, और उसके बाद ये लाहौर में सर्विस इनको मिल गई। गुड्स क्लर्क रहे मुगलपुरा वर्कशॉप, मुगलपुरा रेलवे स्टेशन, गुड्स क्लर्क। और उनसे छोटा भाई भी प्राइमरी था, वो भी वहीं मुलाजिम था। ये 2 शोबे थे, एक जगह डिब्बे बनते थे रेलवे के, एक इंजन बनते थे, उसको लोको शॉप कहते थे, ये कैरिज शॉप कहते थे। ये कैरिज शॉप में ये गवर्नमेंट सर्विस में ये थे। तो सबसे छोटा मैं था। मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक मैंने किया उसी साल जिस साल हम इधर आए, 1947 मार्च में इम्तहान दिया। उसके बाद हमने रिजल्ट नहीं सुना, ना हमें पता चला कि हम पास हैं या फेल हैं। गड़बड़ शुरू हो गई थी। यहाँ आकर अब्बा जी ने खत लिखा पंजाब यूनिवर्सिटी, उसी में इम्तहान दिए, बोर्ड नहीं होते थे उस वक्त। तो वहां उन्होंने मुझे सनद भेज दी मैट्रिक की। ये ऐसे हुआ। क़याम पाकिस्तान के वक्त आप कहाँ थे, किस इलाके में थे? जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ, हाँ जी, मैं वहीं अपने गांव में था। गांव में थे, यानी कि बाद में हिजरत करके हाँ जी, पाकिस्तान में आए। ऐलान हुआ था 14 अगस्त रात 12 बजे। तो वो रात इत्तफाकिया 27 रमजान की थी, 1366 हिजरी। तो उस वक्त हम वहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि भाई पाकिस्तान बन गया, तैयारी शुरू हो गई। तो वहां से हम ये सीधे यहाँ आए गोजरा में। हाँ जी, इधर से हमें चढ़ाया गया साहिवाल की तरफ। लेकिन हमारे बड़ों को ये था कि हमें डैलपुर जाना है, ये ज़मीन अच्छी है। तो फिर जब वहाँ यहाँ आ गए ना खानेवाल, खानेवाल से फिर ट्रेन बदली, तो इधर गोजरा में आकर उतर गए। अच्छा राना साहब मोहतरम, आप जमात इस्लामी से कैसे मुतारफ हुए और कब जमात इस्लामी में बाकायदा तौर पर शामिल हुए? सबसे पहले वो मैंने आपको बताया ना जी कि भाई साहब पठानकोट इज्तिमा पर गए, वहाँ 2 किताबें ले आए, वो घर में रख कर चले गए। छुट्टी पर आए थे, घर में रख कर चले गए। ये मुझे नहीं बताया उन्होंने कुछ भी। वैसे भी वो किताबें मुझे नजर आई, मैंने वो पढ़ी, लेकिन उनसे ना तो कोई जमात का कुछ पता नहीं चलता। दीनियात में भी जमात का कोई जिक्र नहीं, खुतबात में भी नहीं। सिर्फ ये वजाहत है कि ये तकरीरें मौलाना मौदूदी ने की। जमात इस्लामी के बारे में उन दोनों किताबों में कोई जिक्र नहीं। तो ना हमें मौलाना मौदूदी का पता था, लेकिन किताबें मैंने वो 2 पढ़ ली। एक दीनियात और दूसरी खुतबात। खुतबात। दीन मोहम्मद, ये डॉक्टर रहीला का वालिद, ये सिर्फ मिडिल पास थे। मिडिल भी वर्नैकुलर, जिस उस मिडिल में अंग्रेजी नहीं होती थी। मिडिल पास हो गया, अंग्रेजी नहीं। वो ये मिडिल पास थे, वहां भी टीचर थे पीछे, यहाँ आकर भी टीचर बन गए। तो फिर टीचरी छोड़ भी दी थी एक बार, दोबारा फिर कर ली। सबसे पहला आदमी जिसने जहां जमात की बुनियाद रखी वो ये आदमी थे। एक साहब यहाँ आ गए थे, कस्टम में वो उनकी सर्विस थी, उर्दू स्पीकिंग थे। तो यहाँ पर वो तैनात हो गए। वो जमात से बहुत मुतासर थे, उन्होंने भी कुछ अरसा काम किया, लेकिन वो जल्दी चले गए यहाँ से। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आते रहे। मतलब अब्बास साहब आ गए, हाँ जी, मैं साथ मिल गया, 4-5 आदमी थे सिर्फ, हाँ जी। तो बस इन्होंने ये मौलाना दीन मोहम्मद खुद ही अपना पैसा इस्तेमाल करते थे, ना कोई बैतुल माल था ना कोई कुछ था, अपनी जेब से तमाम खर्चा, किताबें हों, रसायल हों, जो कुछ भी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैतुल माल बना लिए।
तो पहले से अमीर भी कोई नहीं होता था, अब ये कल ही बस। फिर मुझे फिर अमारत के लिए इन्होंने बाकायदा अरकान से कह कर कि भाई अब ये बदलनी चाहिए, फिर मुझे बनाया अपनी जगह। तो 5-6 बंदे थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह पाक ने बरकत डाल दी। जब इधर आए तो दीन मोहम्मद साहब, ये चक्र है 300 में रहायश थी इनकी, ये हमारे चक के अंदर से गुजर कर जाते थे। हमारे चक के दरमियान की जो सड़क है ना जी, उसमें से गुजर कर ये आगे अपने चक को जाते थे। तो इनसे मेरी मुलाकात हो गई। ये 2 खाल जाते हैं 298 को इकट्ठे। तो वहां पर हम मगरब के टाइम, ये भी शहर से जा रहे थे, मैं भी जा रहा था पैदल। तो रास्ते में मुलाकात हो गई, वहां हमने नमाज पढ़ी। मैं तो नमाजी नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा नमाज पढ़ ले, तो नमाज पढ़ी। इसके बाद हम दोनों बातचीत करते चक तक चले गए। तो मुझे इन्होंने बहुत कुछ पूछा। फिर ये मुझे खुद मिलते रहे, मुझे किताबें देते रहे, मैं मुतासर हो गया। एक साहब थे मास्टर अब्दुल मजीद, यहाँ इकबाल साहब कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, उनके वालिद साहब थे। वो भी जमात से मुतासर थे, कबल पाकिस्तान। तो वो भी कभी कभी हमारे चक में आ जाते। मैंने दुकान बना रखी थी एक की। वालिद साहब ने कहा बेकार बैठे हो, मुलाजमत के लिए मेरी उम्र थोड़ी थी। मुलाजमत एक जगह इंटरव्यू वास्ते गया, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी उम्र कम है। तो फिर वो दुकान पर आ जाते, कोई ना कोई किताब दे देते। बाकायदा मैं रुकन बना 1956। उस वक्त हमने दुकान आड़त की शुरू कर ली थी। तो फिर अपना दीन मोहम्मद साहब ने मुझे कायल किया कि अब तुम रुकन बन जाओ। वो फार्म पुर किया 1956। ये मुझे महीना याद नहीं, बहरहाल 56। फिर आगे 1957 आ गया। 1957 में मौलाना हमारे से मुस्तफी हो गए, शूरा में इख्तलाफ पैदा हो गया। यानी शूरा का एक ग्रुप बाकायदा अमीर जमात की पॉलिसी से इख्तलाफ शुरू हो गया। असल बात ये थी कि वो एक ऐसा रवैया उन्होंने अपनाया कि अमीर जमात को चलने नहीं देते थे। उनके सरखील ये फैसलाबाद के मौलाना, नाम भूल गया हूँ, तो वो जब फिर माछी गोट में इज्तिमा बुलाया सेक्रेटरी जनरल ने, मियां तफैल मोहम्मद ने, तो वहां पर फिर वो अरकान की हाजिरी थी, सिर्फ अरकान ने जाना था, अरकान के अलावा नहीं। तो मैं रुकन बन चुका था। वो इज्तिमा में गया, वो तकरीरें सुनी मुख्तलिफ। ये पहला इज्तिमा मेरा जो हुआ ना जी रुकन बनने के बाद, वो माछी गोट का इख्तलाफी इज्तिमा था। हाँ जी, 1956। 56 में? हाँ जी, 56 में तो आप रुकन बने ना? हाँ जी, 56 में रुकन बने। 57 में वो इज्तिमा हुआ। 57 में हुआ माछी गोट वाला। हाँ जी, ठीक है। तो उसमें आप शरीक थे जी? उस माछी गोट के इज्तिमा में आप शरीक थे? हाँ, मैं शरीक था बाकायदा। अच्छा, वहां पर एक, बल्कि उस इज्तिमा में पूरा पाकिस्तान के अरकान, सिर्फ अरकान और नहीं, मुतफिक नहीं, अरकान कोई बुलाया गया था, अरकान ने फैसला करना था। तो मशरकी पाकिस्तान के भी अरकान आए, यानी तमाम इजराक। अच्छा, उस इज्तिमा में जिन लोगों ने मुखालफत की थी जमात की पॉलिसी की, उनको भी बात करने का मौका दिया गया? हाँ, उनको दिया गया मौका। उन्होंने भी पूरी अपनी बात की खुलकर उन्होंने। इसका मतलब है कि ये जो बाद लोग कहते हैं कि उनको मौका नहीं दिया गया, उनकी बात दुरुस्त नहीं है। नहीं, उनको मौका क्या, वहां वो हाजिर थे, उन्होंने खुद ही एक आदमी का इंतखाब किया, उन्होंने तकरीर की। ये फैसलाबाद वाले, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो यहाँ हल्का के अमीर थे। हल्का उस वक्त होता था 4-5 अजला का, नज़म इस तरह था। अब पंजाब यानी सूबे का है ना, तो उस वक्त हल्के का होता था, पहले जिला फिर हल्का, सूबाई नहीं था। अच्छा, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपकी कोई मुलाकात भी हुई? आपसे मुलाकात वैसे तो मैंने कई दफा देखा आपको, लेकिन बिल मुशाफा मुलाकात
बिलमुशाफा मुलाकात 2 दफा हुई। सबसे पहले लिटरेचर तो मैंने सारा पढ़ लिया था। 1951 का सूबाई इलेक्शन था। डचकोट में हमारा उम्मीदवार खड़ा था। डचकोट में आप तशरीफ लाए, हमें पता चला यहाँ, तो हम भी यहाँ से गए चंद रुकन। तो उस वक्त मौलाना से सिर्फ यानी देखा उनको, और देखते ही ये जैसे दिल खुश हो गया। यानी मौलाना को देखते ही जिस तरह के तसव्वुर दिल में था ना कि भी ऐसा होना चाहिए वैसा ही पाया। तो आपने को मुख्तसर तकरीर भी की। तो बिलमुशाबा मुलाकात इस तरह हुई कि 1958 में मार्शल लॉ लग गया अयूब का। हम उस वक्त आड़त की दुकान कर रहे थे। एक साहब आए मरकज से, उनका नाम था एहसानुल हक, मरकज से वाबस्ता थे। मुझे ये पता नहीं उनकी ड्यूटी क्या थी। तो उन्होंने आकर हमें बताया कि जमात पर पाबंदी है और मैं सारे पाकिस्तान में दौरा कर रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ, तो आप गोजरा वाले भी दें। मैं और दीन अहमद साहब ने मशवरा किया। फिर उन्होंने साथ ये भी बताया कि रसीद नहीं दूंगा, रसीद नहीं होगी क्योंकि जमात पर बैन है, तो ये ज़बानी कलामी होगा। हमने मशवरा किया कि क्या किया जाए। अब ये निज़ाम तो ठीक नहीं है कि भाई ज़बानी कलामी जो कोई रसीद नहीं। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप चले जाएं, हम जो आनत देनी होगी खुद जाएंगे वहाँ मरकज़ में और दे देंगे। वो चले गए। फिर हम पैसे लेकर गए, मैं और दीन अहमद साहब। मरकज़ इछरा में होता था। पहले मियाँ साहब से मिले, तो फैल मोहम्मद साहब सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने आगे इजाज़त ली। फिर हमें बुलाया गया, हम दोनों गए। तो दीन अहमद साहब कहने लगे कि बात आप करें। मैंने बात की कि मौलाना इस तरह से एक आदमी आया था आपका, एहसानुल हक साहब आए थे, तो उन्होंने हमसे आनंद का मुतालबा किया, लेकिन हमें एतमाद नहीं था कि भाई ये ज़बानी बात जो हो रहा है मामला। तो हमने समझा कि आपसे मशवरा करें, आप अमीर जमात हैं, तो आपसे मशवरा करें। और हम पैसे भी ले आए हैं कुछ आनस के। मौलाना ने पहला जवाब ये दिया कि देखो, ना इस वक्त जमात इस्लामी है, ना मैं उसका अमीर हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। आप अमीर जमात के पास आए हैं ना, तो अमीर कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी आपके पास आता है, अगर आपको उस पर एतमाद है तो पैसे दे दें, अगर एतमाद नहीं है तो ना दें। तीसरी बात उन्होंने ये की, जमात पर बैन है, लेकिन नशर व इशाअत जो हो रही है, किताबों की तसनीफ और भी यानी दफातर का काम जो है ना, किताबों का तसनीफ चल रही है, रसाइल निकल रहे हैं, उसी तरह से तर्जमान एशिया वगैरह हर चीज़, वो सब काम चल रहा है। तो उसके लिए बहरहाल पैसा तो चाहिए। तो लिहाजा आप जिस तरह आपको एतमाद हो उस तरह करें। बस एक तो ये मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात हुई थी सन 1963 में, जब चौधरी अला बख्श शहीद हुए। उस वक्त मैं मुकामी अमीर था। तो मौलाना हमारे कैंप में आए ये पता करने के लिए कि अला बख्श साहब का मुआशी मामला क्या है, कितने बेटे बेटियां हैं, ज़मीन कितनी है और गुजारा किस तरह है, यह सारा। तो मौलाना ने आके मुझे मुखातिब किया, बताया गया अमीर। मैंने कहा जनाब मुझे ज़्यादा तफसील नहीं मालूम, दीन मोहम्मद साहब से पूछ। वो भी वहीं थे। तो दीन मोहम्मद साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी सारा वो बताया हर चीज़। ये दूसरी मुलाकात इस तरह बिलमुशाफत 2। अच्छा, ये जो तारीखी इज्तिमा था 1963 वाला, हाँ जिसमें अल्लाह बख्श शहीद हुए, हाँ इसमें आप शामिल थे, हाँ तो उसकी जरा वो रुदात सुनाएं, हैं? खास तौर पे वो मौका कि जब मौलाना को कहा गया
کہ مولانا آپ بیٹھ جائیں, تو مولانا نے کیا تاریخی الفاظ کہے اس کا ذرا حال سنائیں. ہاں, مولانا نے کہا تھا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا, یہ یہ فکرے الفاظ کہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے کہے. جی ہاں, ہم وہاں ہی سے اچھا, یہ فکرے کہے گئے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تو وہ جو اجتماع تھا اس کی کوئی صورتحال ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے اس کے اوپر حملہ ہوا اور کیا ماحول تھا وہاں کا. دیکھیے, اصل میں ہوا یہ, ایک پرچہ نکلتا تھا شورش کاشمیری کا, چٹان شورش کاشمیری اس کے ایڈیٹر تھے. ہم نے وہ جب وہ حملہ ہوا اسی دن وہ پرچہ شائع ہوا. اس پر جو ٹائٹل پیج ہے اس کے اوپر لکھا تھا, تیری قسمت میں بھی شاید کوئی بالا کوٹ ہے. مولانا کو مخاطب کر کے لکھا اس نے, تیری قسمت میں بھی شاید کوئی بالا کوٹ ہے. اور شورش نے تمام چیزیں بتا دی. وہ ذرائع ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ میاں والی سے لوگ آئے اور امیر محمد خان گورنر مغربی پاکستان, اس نے یہ کام کیا. اس کا معاون کوثر نیازی ان کے ساتھ ہے, اندر سے اوپر سے آپ کے ساتھ ہے. تو مولانا مودودی نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہمیں سب معلوم ہے کتنے لوگ آئے, کس وقت آئے, اور حملے کے لیے ان کو لایا گیا اور باقاعدہ منصوبی پابندی کی گئی. یعنی جب ہم وہ سپیکر پر پابندی لگا دی تھی نا تو اجتماع ہی نہیں ہوگا, لیکن اجتماع پھر بھی ہو گیا. تو پھر یعنی اجتماع کو روکنے کے لیے اس نے یہ کام کیا. تو ان کی ڈیوٹی تھی عورتوں کے کیمپ پر, اعلیٰ بخش صاحب کی, تو انہوں نے وہ کیمپ وغیرہ اکھاڑے خیمے, تو پھر انہوں نے مزاحمت جب کی تو سیدھی گولی ماری. یہ میں نے دیکھا, وہ لیٹے ہوئے تھے نا, شہید ہو گئے. یہاں سے لکیر خون کی ایسے اس طرح لیٹے تھے, یہ دائیں طرف یہاں گولی لگی, وہ خون کی لکیر ادھر. اس کے بعد پھر جماعت پر پابندی لگ گئی تھی سن 64 میں. یہ 63 میں ہوا اجتماع, 64 میں پابندی لگی. تو جو فیصلہ پھر اپوزیشن نے کیا تھا نا محترمہ فاطمہ جناح کا, اس میں جماعت شامل نہیں تھی. جماعت کی ساری شورا اندر تھی, ساری شورا, اور جماعت پر پابندی تھی. تو انہوں نے پھر جب جماعت پر بین ختم ہو گیا, عدالت نے وہ فیصلہ حکومت کے خلاف کر دیے, تو جماعت کے لوگ باہر آئے. پھر دوبارہ نئے سرے سے مشورہ ہوا, تو مولانا سے کہا گیا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے, اب اس کے اوپر آپ کو اتفاق کرنا ہوگا. تو پھر مولانا نے یہ اخبار میں یہ بات آئی تھی کہ ایوب میں صرف ایک صفت ہے کہ وہ مرد ہے, محترمہ فاطمہ جناح میں صرف ایک نقص ہے کہ وہ عورت ہے, باقی سب چیزیں ٹھیک ہے. تو پھر پوری حمایت کی فاطمہ جناح کی. ہاں جی, سن 1900 یہ اجتماع اپنا الیکشن 65 میں ہوا تھا, 65 میں غالباً ہوا تھا. اچھا, 65 میں وہ جنگ ہوئی تھی ستمبر کی. یہ پہلے ہوا تھا الیکشن, بی ڈی ممبروں کا الیکشن تھا, وہ سارا وہ جیت گیا. اچھا رانا صاحب محترم, آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور ان میں سے کتنے جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں؟ بچے تو جی میرے 3 ہیں, تینوں ہی جماعت میں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. لیکن ان میں اخلاق تو کچھ سرگرم ہے. ابن حسن بھی رکن ہے, اخلاق بھی رکن ہے. تو اصل میں ان کی رکنیت کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کے قریب کیسے آئے, میری ایک عادت تھی شروع سے کہ جو چھوٹے پرچے ہیں نا جی بچوں کے, وہ لگوائے ہوئے تھے, وہ یہ پڑھتے رہتے تھے. تو اسی سے یہ متاثر ہو گئے. تو مجھے اور کچھ کرنا نہیں پڑا کہ بھئی تم جماعت کے رکن بنو یا میں خود قائل کروں, نہیں, کچھ نہیں میں نے کیا.
जमात ने ही उनको रुकन बनाया। मेरी कोई सिफारिश या कोई मुखालफत नहीं, मैंने दखल अंदाजी नहीं की इस मामले में, तीनों अरकान के मामले में मुझसे किसी ने नहीं पूछा, ना मुझसे मशवरा किया कि भाई इनको रुकन बना रहे हैं। जमात ने खुद ही बनाई अपनी जिम्मेदारी पर। वो डीले हैं लेकिन बहरहाल यानी नज़म की पाबंदी नहीं है, वैसे तावन तो है। और आपकी बेटियां काफी मुतहर्रक हैं जमात के साथ हाँ, माशाल्लाह। बेटियां तो सारी मुतहर्रक हैं, सिर्फ 2 बेटियां कुछ ज्यादा नहीं, तो बाकी 3 बेटियां 5 बेटियां मेरी हैं, 3 तो बिल्कुल मुकम्मल जमात के साथ तावन है। अच्छा, हम ये बात देखते हैं आपके जितने बच्चे हैं वो माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार हैं। जी। आजकल मुआशरे में ये शिकायत है वालिदैन को कि बच्चे फर्माबरदार नहीं है, तो इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनकी वालदा, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं, वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, खुतबात पर ने उसको पढ़ा दी थी, और उनका ताल्लुक तीसरे चौथे दिन लाजमी मौला दीन उमर साहब के यहाँ जाना, उनकी अहलिया से मिलना, यानी शुरू से ही वो जमात में आ गई। तो जमात की बाकायदा वो मेंबर नहीं बनी, लेकिन उनकी तरबियत का असर कुछ हो सकता है वालदा का, है जी, बच्चियों पर भी बच्चों पर भी। तो ज़्यादातर मैं यही समझता हूँ कि वो रसाइल पढ़ते थे जो बच्चों के रसाइल हैं, फिर उसके बाद किताबें भी पढ़ने लगे, तो उसका असर। तो राणा साहब की बात से यानी लिटरेचर जमात का ही जो है उसी ने उनकी तरबियत की। राणा साहब की बात से ये बात समझ आती है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे फर्माबरदार हों तो उसको इस्लाम के लिटरेचर के साथ जोड़ें, कुरान पाक के साथ, हदीस मुबारका के साथ और सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के लिटरेचर के साथ। तो राणा साहब आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लिटरेचर प्रोजेक्ट, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों तक लिटरेचर पहुंचाते हैं, तो उसकी जरा तफसील हमारे सामने रखें, उसका मकसद क्या है और वो आप काम कैसे कर रहे हैं? उसमें जी मुझे ये एहसास हुआ, सबसे पहला एहसास तो ये हुआ कि कोई सदका जारिया मैं कर जाऊं, कोई ऐसी चीज, लोग कोई अस्पताल बनाता है, कोई स्कूल बना देता है, या कोई ये होना आपका स्कूल ये चल रहा है दीनी, एक आदमी सोच सकता है कि भाई दीनी मदरसा बना दूं। तो मेरे ख्याल में ये चीज आई कि जमात के अरकान लिटरेचर पढ़ते भी कम हैं और उनके पास लिटरेचर की हमेशा कमी है। एक आदमी का मसलन उसके पास खुतबात है या दीनियात या कोई भी किताब है, 5-7 किताबें हैं, वो उसने तकसीम कर दी, वो तकसीम करते वो वापस नहीं आई, गुम हो गई। उसके बाद उसने कोई ना खरीदी, ना आगे दी, ना खुद पढ़ी। यानी लिटरेचर का पूरा रुकन के पास पूरा लिटरेचर होना ये मस्ट जरूरी है। अगर उसके पास लिटरेचर ही नहीं है तो किसी को क्या देगा, खुद क्या पढ़ेगा। मैंने ये महसूस किया कि हमारे अरकान में ये खराबी है, और ये खराबी आहिस्ता आहिस्ता जमात में हर जगह आई है। लिटरेचर लोग कम पढ़ते हैं और आगे तकसीम भी कम करते हैं, ये काम नहीं करते। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि पूरे अरकान के पास मुकम्मल लिटरेचर होना चाहिए। खरीद सकते नहीं या खुद खरीदते नहीं, उधर रुझान नहीं, तो तमाम अरकान को लिटरेचर मुहैया किया जाए पूरे जिले को, हर रुकन के पास मुकम्मल लिटरेचर हो। और उसके बाद जब उसके पास कोई किताब गुम हो जाती है वो हमसे फिर ले ले, लिटरेचर हमेशा पूरा रखे हर वक्त। तो इसलिए वो प्रोग्राम बनाया, कुछ पैसों का इंतजाम किया, मुझे वो ठेका जमीनों का आता है, तो वो आहिस्ता 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 मैं जमा करता रहा। 1 लाख हर माह मुस्तकिल मैं तला साहब को देता हूँ कि भी इसे जिस तरह खर्च करना है करें। ज्यादातर उसे ताकीद की है कि लिटरेचर खरीदे और अरकान को दें, अरकान के पास पूरा लिटरेचर मुहैया करें, इसलिए वो मनसूबा बना है।
یہ صدقہ جاریہ بھی ہو گیا، میری زندگی کے بعد چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ یعنی تو میری یہ بلکہ ارکان کو یہ نصیحت ہے کہ لٹریچر کی طرف توجہ دیں، خود بھی پڑھیں تاکہ خود سرگرم رہیں، لوگوں کو تقسیم کریں۔ لٹریچر جب آدمی جو نہیں پڑھتا وہ کچا پکا ہی ہوتا ہے، اس میں پختگی نہیں آتی کسی لحاظ سے بھی، وہ رکن ایسا ہی ہوتا ہے بس۔ لٹریچر پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ پکا آدمی ہوتا ہے، اس میں تزلزل نہیں آتا، یعنی اس اللہ نے تعالیٰ بات کو پوری طرح سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان کے علاوہ بھی کوئی جماعت کے اکابرین ہیں جن سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں؟ جی ہاں، بہت سے لوگ ہیں۔ اسد گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی، یہاں آتے رہے وہ اس وقت ہمارے حلقے کے امیر تھے، 2-3 دفعہ یہاں آئے۔ تو چودھری علی احمد خان، میں ہوتا تھا اس وقت فیصل آباد محکمہ یہ فارسٹ، اس میں میں اور ایک میرا کلیگ تھا محمد نواز، وہ اصل میں تھا بھوپال والا، ضلع سیالکوٹ کا۔ اس نے مجھے ایک بات بھی بتائی تھی۔ تو ہم 2 آدمی، علی احمد خان صاحب، وہ مجھے نام یاد آ گیا، عبد الرحیم اشرف، جس وقت وہ بندے الگ ہوئے نا، تو انہوں نے وہاں تقریر کی تھی، مفصل تقریر پوری۔ عبد الرحیم صاحب کو جماعت نے الگ کر کے، یعنی ان کی جگہ چودھری علی احمد خان، وہ سرگودا میں رہائش رکھتے تھے، وہ آئے، ان سے کافی ملاقاتیں ہوئیں۔ علی احمد خان صاحب، اسد گیلانی، تو باقی تو چھوٹے ذرا پیمانے کے لوگ تو چودھری فضل محمد صاحب ہوتے تھے پہاڑ کا، مفتی انصاف صاحب، یہ دیر محمد صاحب، یہ جو نیچے کی قیادت ہے، یہ تو کافی سارے لوگوں سے رابطے ہیں۔ فیصل آباد میں آپ کو 2-3 واقعات اور بتاتا ہوں جو آپ کے سوالات میں نہیں ہیں۔ فیصل آباد میری رہائش تھی، ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا، تو وہاں میں اجتماع میں ہفتہ وار جاتا تھا۔ وہاں کے امیر جماعت شہر کے مقامی وہ فوت ہو گئے، ان کا نام تھا عبد المجید، وہ ہیڈ ماسٹر رہے تھے کسی زمانے میں، بوڑھے ہو گئے تھے، فوت ہو گئے۔ تو ان کی جگہ مجھے قائم مقام امیر بنا دیا ہوا، فیصل آباد سٹی کا۔ تو اس دوران میں کافی ملاقاتیں رہیں۔ ایک بار یہاں میں ضلع کا امیر بن گیا تھا، وہ بھی قائم مقام، وہاں بھی قائم مقام بنا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم شفٹ ہو گئے، وہ کام چھوڑ دیا فیصل آباد، پھر میں وہاں سے ان کو استعفیٰ دے دیا۔ تو یہاں پر ضلع ٹوبا کا بھی امیر مجھے بنایا گیا تھا۔ تو یہاں پر مقامی امیر 2-3 بار رہا ہوں۔ تو شورا میں تو میں کافی عرصہ رہا ہوں، ضلعی شورا میں بھی، مقامی میں۔ آخری میری ٹرم جو تھی، مجھے امیر بات بنایا تو میں آدھی ٹرم کے بعد مستعفی ہو گیا تھا۔ وہ کام تھا زیادہ جنگ میں میرا زمینوں کا، تو وہاں جانا زیادہ پڑتا تھا، پھر استعفیٰ دے دیا۔ چلیں، آخر پہ اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں خاص طور پہ ارکان کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا جی، پیغام جماعت کے لوگوں کو یہی ہے کہ لٹریچر کی طرف توجہ دیں۔ یہ اپنے میں پہلے باقاعدہ رپورٹ ہوتی تھی کہ آپ نے کتنی کتابیں تقسیم کی، کون کون سی، اب کوئی رپورٹ نہیں لیتا۔ رپورٹ کا سسٹم ہی میرا خیال ختم ہو گیا ہے۔ جماعت میں اجتماع ہوتے ہیں، رپورٹ کوئی نہیں۔ تو لٹریچر کی طرف توجہ دیں، لٹریچر کو تقسیم کرنے کی طرف توجہ دیں۔ لٹریچر تقسیم کرنے سے آپ کی دعوت پھیلے گی۔ تو زبانی کلامی تو نااہلیت ہوتی ہے زیادہ جماعت کی دعوت کی، تو کتابیں ہی کام کرتی ہیں، یا مولانا کی تفسیر، یہ چیزیں جو ہیں یہ جتنی پھیلیں گی اتنا ہی زیادہ۔ اور میں
ये काम इसीलिए किया है, ये बुनियादी काम है जमात का, इसकी तरफ तवज्जो दें। जज़ाकल्लाह। तो आखिर पे ये बता दें, आजकल आपकी मसरूफियात क्या हैं? आजकल मेरी कोई मसरूफियत नहीं है। वो पैसे जो आते हैं जी, वो मैं दो शोबे हैं अलग अलग। एक तो है लोगों में खिदमत का काम, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो मैं तकरीबन 1,73,000 वो तकसीम हर महीने करता हूँ। ये दूसरा अलग है 1,20,000, तो ये भी मैं उनको तलहा को दे देता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करता। वो तो अब कर भी नहीं सकता मैं, अब तो मैं इतना यानी वो बुढ़ापे की वो हो गई है ना कमजोरी,